हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको LLB फर्स्ट ईयर सेम फर्स्ट का जो पेपर है हमारा फोर्थ, कोड नंबर है हमारा 1004 और जिसको हम IPC बोलते हैं या लॉ ऑफ क्राइम्स बोलते हैं या भय दय से भी कह देते हैं। ठीक है, इसका फोर्थ नाम है द इंडियन पैनल कोड। इसका फिफ्थ नाम है भारतीय दंड संहिता। ये पांचों नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बच्चों में अभी तक कंफ्यूजन है कि IPC का अर्थ क्या है, लॉ ऑफ क्राइम का मतलब क्या है, भेदे से कहीं लिखा जाता है, वहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं। द इंडियन पीनल कोड का मतलब क्या है और भारतीय दंड संहिता है क्या। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, ये जो 5 नाम हैं 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ये 5 नाम एक ही सब्जेक्ट एक ही एक्ट के हैं। देखो अभी आप फर्स्ट सेम में हो तो आप इन्हें सब्जेक्ट बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, सब्जेक्ट। लेकिन यह पूर्णतः रॉन्ग है। सब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं। जब भी हम किसी किताब को मांगे तो हम हमेशा ये बोलेंगे एक्ट। ये कौन सा है, IPC एक्ट है, ये कौन सा CRPC एक्ट है, ये कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है, ये है एक्ट। ठीक है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, हमारे एक्ट। अगर आप LLB में हो और आपने कहीं पे ये कह दिया कि सर हमारा इस चीज़ का, इस सब्जेक्ट का पेपर है, तो आपका कोई अच्छे सा व्यक्ति है सामने तो वो आपकी मजाक उड़ाएगा, क्योंकि LLB में सब्जेक्ट नहीं बोलते, LLB में एक्ट बोलते हैं, कोड नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। दूसरी बात, ये नॉलेज मैं इसलिए दे रहा हूं कि क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं, कुछ को ये कन्फ्यूजन है कि हमारा तो IPC है, हमारा तो लॉ ऑफ क्राइम है, और जब मैं टाइटल यहाँ पे लिखता हूँ तो वो इसी को देख के बंद कर देते हैं, यार ये तो कहीं कुछ और खुल गई। तो उनको ये मैं बता दे रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब से पहले जो मैंने वीडियो डाली हैं आप उनसे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और देखो प्रत्येक वीडियो में आपको मैं सलाह दे रहा हूँ कि देखो मैंने IPC के लिए ये बोला है सबसे टिपिकल सब्जेक्ट है, अगर आप इस पे पूरे पे कमांड करोगे तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। उसके लिए हमें पार्ट 1 दिया है मैंने बना के, और पार्ट 2 दिया है, उसमें हमारे ऑल सेक्शन दिए हुए हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं। ठीक है, एक भी सेक्शन ऐसा नहीं है जो एग्जाम से बाहर हट के चला जाए, आपका उन्हीं में से पार्ट 1 और पार्ट 2 में से आएगा। ठीक है, अगर हमारी किस्मत ही खराब है, अगर हमारा लक ही खराब है तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है ना, नहीं तो हमारा सभी का सभी पूरा का पूरा पेपर वहीं से आएगा। ठीक है, और एक मैंने वीडियो डाली है, पेपर कैसे करें, पेपर कैसे करें, एक डाली है प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो, आप इन वीडियो को देखो। ठीक है, आप जब इन वीडियो को देखोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमें इससे क्या क्या बेनिफिट होता है। इनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप नीचे सर्च करके देख सकते हो। ठीक है ना, आपको ये सब वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, अब से पहले मैंने जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराए हैं आपकी समझ में आ रहे होंगे और आप बहुत जल्दी समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। और जो भाई कमेंट कर रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद, उनको प्यार भरा मेरा नमस्कार। ठीक है, आपको जितना मैं थैंक यू बोलूं इतना ही कम है, क्योंकि आपने जितना प्यार मुझे दिया है शायद ही मेरी लाइफ में मुझे कभी किसी ने दिया हो। आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो और ये फैमिली मेरी बेस्ट फैमिलियों में से एक है। तो आप सभी को, मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, जो भी मेरे यार हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मुझे इतना प्यार दिया है।
और इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, ठीक है ना। और आपसे एक बस छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटी को दबा लो, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको तुरंत पता चल जाएगा और आपको क्वेश्चन की तुरंत जानकारी मिलेगी, जिससे आप तुरंत ही तैयारी कर पाओगे। ऐसा हुआ कि आपने बेल आइकन को दबाया नहीं और वीडियो आपको मिली नहीं, घंटी आपकी बजी नहीं, तो आप दिक्कत में आओगे, ठीक है। अब हम ज़्यादा बात ना करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे। देखो ये चीज़ें भी समझानी बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं अपने लिए तो बता नहीं रहा हूँ, ये चीज़ें भी आपके लिए बता रहा हूँ, ये सब नॉलेज भी आपके लिए ही बताई है, ठीक है, सही है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, आपराधिक न्यास भंग और संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। आगे आ जाओ। संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के अव्यय क्या हैं, दृष्टांतों की सहायता से वर्णन कीजिए। यह अपराध आपराधिक न्यास भंग से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। अब देखो ये है हमारे क्वेश्चन, ये इस टाइप से भी आ सकता है या ये इस टाइप से भी आ सकता है, ये दोनों टाइपों से हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन पर चलने से पहले एक हल्का सा एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग सेक्शन है 403, ठीक है। कौन सा है, सेक्शन 403। देखो एक बात बता रहा हूं, जितने के ऊपर मैं हाइलाइटर फिराता हूं आप सिर्फ उतने पे ही कमांड करना, अदरवाइज और किसी पे अपना फोकस मत देना। अगर कोई अपना इसको देख देख के, यूनिक को देख देख के अपने यूनिक में निशान लगाना चाहे तो ऐसे लगा सकता है। जिस पर हाइलाइटर फिराऊं सिर्फ वो ही तैयार करना है आपको, उससे ज्यादा तैयार नहीं करना, क्योंकि भाई हमें पेपर कितनी मिनट में देना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन की ड्यूरेशन क्या रखी है हमने, 1 लॉन्ग क्वेश्चन टाइम 30 मिनट, ठीक है। 1 लॉन्ग क्वेश्चन टाइम 30 मिनट, ठीक है। तो इसी के मद्देनजर हमें अगर 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं तो हमें 60 मिनट यानी 1 घंटा मिलता है ना, 1 आवर मिलता है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग हमें 30 मिनट में क्या क्या मटेरियल हम लिख सकते हैं, क्या क्या उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। देखो पढ़ने के लिए मैं तुम्हें एक एक सब्जेक्ट, एक एक क्वेश्चन के ऊपर, एक एक धारा के ऊपर, एक एक सेक्शन के ऊपर 10-10 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ, 50-50 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ एक ही सेक्शन पे। कोई ये कहे ना कि सर एक ही सेक्शन को पूरे महीना पढ़ाओ, तो मैं एक ही सेक्शन को पूरा महीना पढ़ा सकता हूँ आपको, ठीक है ना। बशर्ते उससे क्या होगा, अभी हमें सिर्फ अपने एग्जाम पे ध्यान देना है, एग्जाम के बाद जब हमें थोड़ी सी नॉलेज गेन करनी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको जितना हाइलाइटर से मैं बताऊं सिर्फ आप उतना ही करते रहो, ठीक है ना। देखते हैं संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, सही है, संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, धारा 403 सेक्शन 403, ठीक है, धारा 403। अब इसका हम क्या देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति, मतलब ए है, बी के घर से कोई वस्तु लेके आता है, क्या लेके आता है, वस्तु, सही है। ए है, बी के घर से कोई वस्तु लेके आता है, वस्तु लाने के बाद उसका उपयोग करता है, क्या करता है, उपयोग करता है। देखो बी के नीचे इसलिए लिख रहा हूं कि ये बी के बारे में बातें हैं, ए के बारे में लिखूंगा तो ए के समझ लेना। ए की क्या है, संपत्ति है, ठीक है, यानी क्या है, कोई वस्तु है, उसको बी ले आता है, उपयोग करता है, उपयोग करने के बाद ये उपयोग कैसे करता है, इसकी बिना सहमति के, बिना सहमति, सहमति कौन देता भाई, ए ही तो देता। ए की बिना सहमति के बी कोई वस्तु ले आता है और उसका क्या करता है, उपभोग।
उपभोग करना कोई गलत बात नहीं है, चलो उपभोग कर लिया, क्योंकि ये आपस में क्या थे, मित्र थे। मित्र थे, आपस में इन्होंने उपभोग कर लिया। हो सकता है जब कोई एक मित्र कहीं बाहर चला जाता है तो दूसरा मित्र उसके घर से कोई वस्तु उठा भी लाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, प्यार मोहब्बत होता है, सब ले आते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब ए के यहाँ से, जब ए अपने घर पर नहीं था, बी उसके यहाँ से कोई वस्तु ले जाता है। कौन लेकर आया वस्तु? बी वस्तु लेकर आता है, ठीक है। वस्तु लाने के बाद इसका उपभोग करता है, ए को अभी पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बी उपभोग करने के बाद इस वस्तु को क्या करता है, बेचता है, ठीक है। पहले तो देखो बिना सहमति के वस्तु ले आया, वस्तु ला के उपभोग करा, यानी उसका यूज करा, इस्तेमाल करा। इस्तेमाल करने के बाद फिर उसने क्या करा, बेच दिया। तो इसने क्या करा है, आपराधिक दुर्विनियोग करा है, इसे बोलते हैं। बी ने क्या करा है, आपराधिक दुर्विनियोग, ठीक है। इसे बोलते हैं आपराधिक दुर्विनियोग, ठीक है। अब हम अपने आगे को क्वेश्चन पे चलेंगे तो आपका समझ में आना तय है, ठीक है ना। दूसरी बात, आप जब इनको याद करो तो आप अच्छे तरह से इनको सेक्शनों को रट लेना, ध्यान रख लेना, सेक्शनों को रट लेना। सेक्शन वाली वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना। जब कोई व्यक्ति जो जो जिस पर हेड में हाइलाइटर फिराऊं, सिर्फ उतना ही आपको तैयार करना है, ठीक है। हमें 30 मिनट का भी ध्यान रखना है, हमें ज्यादा ज्ञान नहीं पेलना है, ठीक है ना। जब कोई बेईमानी से किसी चल संपत्ति का, भाई चोरी किसकी होती है, चल संपत्ति की होती है। चल संपत्ति के बारे में कम से कम 10 बार बता चुका हूं। जो व्यक्ति पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेगा मेरी सभी बातों को समझने लगेगा। और जो व्यक्ति पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, आईपीसी का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, तो भैया उसके दिमाग में आधे से ज्यादा बातें नहीं आने वाली हैं। जब कोई बेईमानी से किसी चल संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या अपने उपभोग के लिए सपरिवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। दोनों का मतलब क्या है, वो जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा और सजा से भी। आईपीसी से पहले मैंने सबसे से पहले आपको यह भी बताया है कि सजा कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। उस वाली वीडियो को भी देखो। सॉरी, ये यहाँ पे आगे लग गया, ठीक है। ये हमें यहाँ तक प्रिपेयर करना है। फिर हमें इतना प्रिपेयर करने के बाद हमें क्या करना है, आगे एक लाइन बिल्कुल छोड़ देनी है। लाइन छोड़ने के बाद फिर स्टार्टिंग से हमें, जैसे एक सपोज करो हमने ये पैरा हमने ऐसे लिया, यहां से धारा लिखी, यहां से ये हमने पैरा ऐसे करके ये लिख दिया पूरा, ठीक है। ये ऐसे लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब एक लाइन छोड़ के तब हमें यहाँ पे एग्जाम्पल डालना है, ठीक है ना। सही है। जिस तरह से मैं डालता हूं, देखो सपोज करो ये रहा, देखो ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे। एग्जाम्पल लिखने के बाद देखो फिर मैंने यहाँ पे एक लाइन छोड़ी है, लाइन छोड़ने के बाद फिर एग्जाम्पल लिखा है, तब मैंने एग्जाम्पल दिया है। इस तरीके से आपको भी पेपर सेट करना है, ठीक है। देखो ये देख लो पूरा कैसे सेट करते हैं। इस तरह से आपको लिखना है। पहले ये वाली बात लिखनी है आपको, ये वाली जो हाइलाइटर में कर रखी है उसको ऐसे लिखना है इस तरह से, और ये जो ये है ये वाली और ये वाली ऊपर एक लाइन में ऐसे लिख देनी है। फिर लाइन छोड़ के फिर ऐसे लिखना है। फिर एग्जाम्पल लिख के, एग्जाम्पल देखो एक लाइन छोड़ के फिर ऐसे एग्जाम्पल आपको देना है। इस तरह से हमें अपने पेपर में लिखना है, ऐसे हमें अपने पेपर को बनाना है, तैयार करना है, ठीक है। अब देखेंगे एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूं कि अब आपको जो मैं एग्जाम्पल कराऊंगा इसमें जो एग्जाम्पल है बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। कै जो ये का मित्र है, ये की गैर हाजिरी में ये के, कै जो ये का मित्र है, ये की गैर हाजिरी में ये के पुस्तकालय में जाता है और ये की स्पष्ट सहमति के बिना पुस्तक ले आता है। यहां यदि
कै का यह विचार था कि पढ़ने के प्रयोजन के बाद, यानी पढ़ने के बाद लिए प्रयोजन के लिए पुस्तक लेने की उसको या कै की उपलक्षित सहमति प्राप्त है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कहना चाहता है कि कै और यह दो मित्र हैं। जब एक मित्र दूसरे के घर पे उसकी लाइब्रेरी में पुस्तक लेने के लिए जाता है, ठीक है, तो वह उसकी अनुमति से, उसकी सहमति, यदि उपलक्षित है, सहमति प्राप्त है, तो कै ने चोरी नहीं की है, मतलब वह उसके घर में गया। इस एग्जाम्पल को ना दोबारा से समझेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा मुझे हल्का सा, मैं मतलब एक दो लाइन ऊपर नीचे बोल गए हैं, उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। दोबारा से पढ़ के समझते हैं। कै जो यह का मित्र है, यह की गैरहाजिरी में यह के पुस्तकालय में जाता है और यह की स्पष्ट सहमति के बिना एक पुस्तक ले जाता है। यहां यदि कै का यह विचार था कि पढ़ने के प्रयोजन के लिए पुस्तक लेने की उसको यह की उपलक्षित सहमति प्राप्त है, तो कै ने चोरी नहीं की है। किंतु यदि कै उस पुस्तक को बाद में अपने लाभ के लिए बेच देता है, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है, ठीक है। यहां तक आपको ये याद करना है। अब इसका मैं इसे मैं ओपन करके बताता हूं। देखो अभी मैंने ये अचानक बता ही दिया था, इसका मतलब क्या है, ए है और एक बी, ए है और एक बी है। बी ने ए के पुस्तकालय में जाता है, किसमें, पुस्तकालय में जाता है। पुस्तकालय में जाने के पश्चात बी यहां से ए के घर से क्या लेके आता है, पुस्तक लेके आता है, ठीक है। बी को यह अनुमति थी कि वो ए के घर में जा सकता है और किताब पढ़ सकता है, इतनी तो अनुमति थी। बी इसके घर में जाके किताब ला सकता है, लेकिन ए जब घर पर नहीं था, बी इसके घर से किताब लेके गया। कौन ले गया, बी। इधर गई है किताब, ठीक है, पुस्तक चली गई, लेकिन अनुमति ये थी कि पुस्तक पढ़ के वापस दे जाओगे, इतनी अनुमति थी। लेकिन इसने पुस्तक को पढ़ने के बाद क्या करा, बेच दिया, ठीक है। तो इसने क्या करा है, आपराधिक दुर्विनियोग। जो इसे शक्ति प्राप्त थी, जो इसे सहमति, जो इसे शक्ति इनके दोस्तों ने इसे दी थी, जो विश्वास इसके दोस्त ने इसे दिया था, इसने उस विश्वास को तोड़ा है। तो यहां पे होगा आपराधिक दुर्विनियोग, विश्वास का दुरुपयोग करा है, अपने विश्वास का क्या करा है, इसने गलत इस्तेमाल करा है, अपने दोस्त के विश्वास का, ठीक है ना। जो इसे पावर मिली थी कि पुस्तकालय में आओ, कितनी पुस्तक पढ़ो रख जाओ, उसका इसने गलत इस्तेमाल करा है, ठीक है। आपको हाइलाइटर से बताए दे रहा हूं, आपको उतना ही करना है, ठीक है। जिस पे हाइलाइटर चल रहा है, इससे ज्यादा आपको यहां पे तैयार नहीं करना है, सिर्फ इतना ही तैयार करना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं अपने पेपर क्वेश्चन को। अब यहां पे एक चीज हम ये देखते हैं कि दुर्विनियोग के आवश्यक तत्व, दुर्विनियोग कब माना जाएगा, ये चीज हम अभी समझते हैं, ठीक है। दुर्विनियोग के आवश्यक तत्व, हमें सिर्फ इतना लिखना है कि दुर्विनियोग के आवश्यक तत्व, यहां पे इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। जिस पे हाइलाइटर फिराता जाऊं, सिर्फ आपको उतने पे ही नजर माननी है, उससे ज्यादा पढ़ने की लिखने की कोई जरूरत है नहीं। प्रभावित संपत्ति चल संपत्ति होनी चाहिए। जिसको प्रभावित मतलब जिसके संग अपराध हुआ है वो चल संपत्ति हो। चल और अचल संपत्ति आपको एक बार फिर बताए देता हूं। चल संपत्ति वो होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकें। चल संपत्ति में कौन कौन आता है एक बार बता देता हूं। चल संपत्ति जैसे फोन हो गया, सोना चांदी हो गया, कपड़े हो गए, सही है, या आपका कोई मटेरियल वस्तु पड़ी है घर पे, कोई भी हो सकता है। चल का मतलब होता है एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर जा सके, ठीक है, चल संपत्ति कहलाती है। कोई आपकी भैंस को खोल के ले गया, क्या है, चल संपत्ति है। अब आ जाती है अचल संपत्ति। अचल संपत्ति वो होती हैं जो जमीन से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे पेड़ है, पेड़ जब तक अचल संपत्ति है जब तक कटा नहीं है। अगर पेड़ कट गया है और उसकी लकड़ी बन गई है तो वो किस में आ गई,
अचल में, वो चल संपत्ति में। फिर किस में आ गया, कटा पेड़ चल संपत्ति में, क्योंकि फिर उसे उठा के ले जाया जा सकता है। पेड़, ठीक है, भूमि, खेत, प्लॉट, कमरा, रसोई, यानी जो ऐसी चीजें हैं उन एक स्थान पर ही टिकी रहती हैं। खंबा हो गया बिजली का, या कोई नल हो गया, इनको कोई उठा के थोड़ी ले जाएगा। ये क्या है, अचल संपत्ति, और कभी भी अचल संपत्ति की चोरी नहीं होती है। तो इसलिए यहां पे क्या कहा गया है कि बात को सत्य करने के लिए प्रभावित संपत्ति जो प्रभाव में आई है, जिसके संग ये अपराध हुआ है, वो कैसी संपत्ति हो, चल संपत्ति होनी चाहिए। दूसरा, अपराधी द्वारा उसका बेईमानी से दुरुपयोग किया गया हो। दुर्विनियोग, दुर्विनियोग का मतलब है गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया हो, गलत तरीके से उसका प्रयोग करा गया हो। अपराधी द्वारा कैसा प्रयोग करा गया है, उसके साथ गलत तरीके से प्रयोग किया गया हो, ठीक है। अपराध द्वारा उसे बेईमानी से प्रयोग में लाने हेतु रूप बदल दिया जाना। एक बात बताओ, अपराधी द्वारा उसे बेईमानी से प्रयोग में लाने हेतु रूप बदल दिया जाना। सपोज करो आपके मित्र ने आपको एक किताब दी, देखो हम स्टूडेंट है, किताब की ही बातें करेंगे। आपके मित्र ने आपको क्या दी, एक किताब, ठीक है। इसे थोड़ा ऐसे कर लेते हैं समझने के लिए। आपको किताब दे दी, किताब थी रेड कलर की, कैसी, रेड, लाल कलर की, ठीक है। आपके मित्र ने वो आपको दे दी, लेकिन आपका मन क्या था, उस किताब को लौटाने का बिल्कुल नहीं था। आपका मन में क्या था, लालच, कि भाई इस किताब को अब मैं उसे वापस नहीं दूंगा। आपके मित्र ने तो विश्वास करके आपको दे दी, आपने क्या करा, उस पुस्तक के ऊपर ऐसा कलर चढ़वा दिया, मतलब ऐसा जिल्द चढ़वा दिया, ऐसी पन्नी चढ़ा दी, ऐसा कागज चढ़ा दिया जिससे जो लाल रंग का था, जिससे उसकी पहचान हो सकती थी, पहचान छुपाने के लिए उसने उसके ऊपर कोई कागज, पिन्नी या जिल्द जो है चढ़ा दिया, जिससे उसकी पहचान छुपाई जा सके। तो यहां पे कहेंगे कि उसके दोस्त ने वस्तु का दुर्विनियोग करा है, आपराधिक दुर्विनियोग किया है, ठीक है। देखो यहां पे कहा है रूप बदल दिया जाना, यहां पे क्लियर है, बेईमानी से प्रयोग में लाने हेतु। भाई रूप इसलिए तो बदल रहा है कि उसको अपनी पहचान ना हो पाएगी कि भाई मेरी तो रेड कलर की थी, आपने तो किसी अदर कलर का चढ़ा रखा है, इस पर कवर है, तो इसलिए क्या उसकी स्थिति क्या थी, बेईमानी की थी, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सम्राट बनाम रजा हुसैन, सम्राट बनाम रजा हुसैन 94, ठीक है। ए और वे नामक दो व्यक्ति बनारस शहर में एक गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। ए महिला के पास ए और वे नामक दो व्यक्ति हैं, बनारस शहर में एक गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। ए महिला के पास अयोध्या का टिकट था और वे पुरुष के पास बनारसी छावनी का टिकट था। ए ने स्वेच्छा से अपना टिकट बे को दिखाया कि वह ठीक है या नहीं। बे ने ए का टिकट लौटाने की बजाय उसे अपना टिकट दे दिया और ए का टिकट अपने पास रख लिया। निर्णय हुआ कि बे आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी है। देखो इसको मैं अपनी लैंग्वेज में इतना सिंपल बना रहा हूं कि आप इसे आसानी से वहां पर एग्जाम्पल को लिख सकते हो। एक है हमारे भैया हैं, जिन बहन है मुझे तो पता नहीं पड़ती है कमेंट में उनके नाम से, उन्होंने बोला था क्या सर हम एग्जाम्पल में किसी का ए और बे की जगह या इनके वर्डों की जगह नाम ले सकते हैं। आप ले सकते हो, ठीक है, नाम ले सकते हो, लेकिन नाम के पीछे आप उनका ऐसे नहीं लगाओगे, चौधरी, गोस्वामी, खान, मतलब सरनेम नहीं लगाओगे, ठीक है ना। सरनेम नहीं लगाना, सिर्फ हमें क्या लगाना है, नाम ले सकते हैं, ओनली नाम, किसी का सरनेम यूज नहीं करना है। पठान, अंसारी, कुरैशी, जो भी मतलब ये नाम मतलब हमें तो पता नहीं है, जो मोमडन से रिलेटेड भाई बहन है उनके जैसे लगाते हैं, खान लगा देते हैं, अंसारी लगा देते हैं, कुरैशी लगा देते हैं, या चौधरी, पठान। ये जो नाम के पीछे, जैसे मैं लगाता हूं रोहित, गोस्वामी,
तो मैं अपने एग्जाम्पल में रोहित तो ले सकता हूं, लेकिन गोस्वामी नहीं ले सकता हूं, क्योंकि इससे हमारी क्लियर पहचान हो रही है। और खुदा न खास्ता ये व्यक्ति, इसी नाम का बिल्कुल सेम व्यक्ति कोई मिल गया तो आप पर केस कर देगा, ठीक है। तो हमें सरनेम यूज नहीं करना है, इनकी जगह नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी। अब इसको मैं अपनी भाषा में एक्सप्लेन करके समझाता हूं। सम्राट बनाम रजा हुसैन। क्या हुआ, राम और मोहन एक जो है गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है। राम जो कहां जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, ठीक है, और ये जा रहे हैं मुंबई, ठीक है। अब क्या होता है, इनमें से ये जो है एक, सुनो ऐसे नहीं, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है, यहां पे आ जाते हैं। राम और मोहन हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं, ये भी बनारस जा रहा है और ये भी बनारस जा रहा है, ठीक है। लेकिन राम के पास बनारस की क्या है, टिकट, ठीक है। लेकिन मोहन के पास क्या है, बनारस की टिकट नहीं है, इस पे कोई पुरानी टिकट पड़ी है कहीं और की, ठीक है। क्या है, पुरानी टिकट है कहीं और की, किसी और स्थान की, कहीं किसी अलग स्थान की, ठीक है, सही है। अब क्या होता है, ये जो राम है बेचारा सीधा आदमी है, इसने जो है मोहन से कहा कि भाई देखना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप मेरी टिकट को चेक कर लो। मोहन से बोला राम ने मोहन से बोला भाई मेरी टिकट को आप चेक कर लो, मुझे बनारस जाना है, शायद टिकट सही है या गलत है। मोहन बहुत तेज आदमी था, मोहन ने क्या करा, अपनी टिकट को, जो बनारस की नहीं थी पुरानी टिकट थी, उसको धोखे से बदल दिया, और जो पुरानी टिकट थी वो राम को दे दी, और राम की जो असली टिकट थी उसी दिन की बनारस की जो टिकट थी अपने पास रख ली। अब टीटी आ जाता है। अब राम ने सारी सच्चाई बताई, तो यहां पर जो मोहन है इसने कौन सा अपराध करा है, आपराधिक दुर्विनियोग, विश्वासघात करा है। मतलब इसकी सहमति से, इनकी तो बेचारे ने, इन्होंने क्या जताया, विश्वास, और इसकी पूर्ण मंशा क्या थी, अपराध करने की थी, ठीक है ना। तो यहां होता है आपराधिक दुर्विनियोग, यही इस एग्जाम्पल में कहा गया है। ऐसे अगर आ जाए तो आप इस तरह से नाम यूज करके एग्जाम्पल अपनी कहानी में लिख सकते हो, अपने वो एग्जाम्पल अपनी कहानी बना के लिख सकते हो। और जब एग्जाम्पल लिखो तो 4 5 6 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहानी को ही लंबा करते चले जाओ कि उसने राम से टिकट मांगी लेकिन उसे पहले देने से इनकार कर दिया, फिर मतलब अंधाधुंध बातें नहीं बनानी है, ठीक है। 4 से 5 लाइन में खत्म एग्जाम्पल कर देना, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसका मैंने यहाँ पे हाइलाइटर इसलिए नहीं करा है क्योंकि जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया है ये एग्जाम्पल आपको पेपर में करना है। आगे चलते हैं। अब हम अपने एग्जाम, अपने पेपर में क्या अपने क्वेश्चन में क्या देखेंगे, आपराधिक न्याय भंग की परिभाषा। हाइलाइटर ले लेते हैं, आपको उतना ही करना है जितना मैं बता रहा हूं। आपराधिक न्याय भंग की परिभाषा, धारा 405 के अनुसार, धारा 405 के अनुसार जो व्यक्ति बेईमानी से किसी ऐसी संपत्ति को अपने प्रयोग के लिए दुर्विनियोग कर या रूपांतरण कर लेता है जो उसे किसी भी रूप में सौंपी गई हो, उसका अस्तित्व स्वामित्व सौंपा गया हो, जो व्यक्ति स्वयं को न्यस्त की गति संपत्ति को हो, न्यस्त की गई संपत्ति को न्यास के निर्वाह के लिए कानूनी व्यवस्थाओं के विरुद्ध या उस न्यास से संबंधित किसी स्पष्ट या अपलिखित करार के विरुद्ध जो उसने उस न्यास के निर्वाह के संबंध में रखा है। देखो यहां पर हम क्या करेंगे, सिर्फ इसमें दो टॉपिकों को बस यहां पे ज्यादा देखेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट बातें नहीं है। आपराधिक न्याय भंग की परिभाषा में यहां पर ये चीज देखेंगे, आपराधिक न्याय भंग की परिभाषा इतना लिखना है पेपर में, धारा 405 इतना लिखना है पेपर में। दूसरा क्या लिखना है, किसी भी रूप में सौंपी गई हो, ये
जो व्यक्ति बेईमानी से किसी ऐसी संपत्ति को अपने प्रयोग के लिए दुर्विनियोग या रूपांतरण कर लेता है, ये यहां से ये जो है ये भी उतारनी है, ठीक है। रूपांतरण कर लेता है, किसी भी रूप में सौंपी गई हो या उसका स्वामित्व सौंपा गया हो, ठीक है। सौंपी गई हो, भाई एक बात बताओ, आपने अपने दोस्त से ये कहा, इसको ऐसे समझते हैं, ए ने बी से कहा कि भाई मेरे पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है, आप इन पैसों को हमारे घर पे जाके हमारी माँ को दे देना, ठीक है। बी से कहा है, बी से कहा कि मेरी माँ को दे देना, ठीक है। ए ने पैसे दिए किसको, बी को, 10,000 रुपये, ठीक है। अब बी ने क्या करा, ये जो 10,000 रुपये थे ए की माँ को ना देकर इसने ये अपने खर्चे में ले लिए। खर्चे में किसने लिए, बी ने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। और उसकी पूछताछ करने पर ये कहता है कि मैंने तो उसको पैसे दे दिए तुम्हारी माँ को, अब मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ ने कुछ कराया नहीं कराया। या ये कह दे कि मैंने तो पैसे ले जा रहा था, मेरे से तो पैसे गिर गए, चोरी हो गए। तो यहां पे क्या है, इसने आपराधिक न्यास भंग करा है, ठीक है। इसे बोलते हैं आपराधिक न्यास भंग। आगे समझते हैं। कै जो कलकत्ता में निवास करता है, ठीक है। यह का यह जो दिल्ली में निवास करता है, कै जो कलकत्ता में निवास करता है, यह देखो यहां पे ये गलत आ गया है, इसे काटो, ठीक है। कै जो दिल्ली कलकत्ता में निवास करता है, यह जो दिल्ली में निवास करता है, अभी करता है, ठीक है। कै और यह के बीच यह स्पष्ट यह अपलक्षित समझौता है कि यह द्वारा कै को प्रेषित सब राशियां कै द्वारा यह के निर्देश के अनुसार प्रयोग की जाएंगी, ठीक है। यह कै को इन निर्देशों के साथ 1,00,000 रुपया भेजता है कि उसको कंपनी पत्रों में लगाया जाए। कै उन निर्देशों की बेईमानी से अवहेलना करता है और उन धन को अपने कारोबार में लगाता है। कै ने आपराधिक न्यास भंग किया है। इसको उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा, और जिन भाई बहनों की समझ में नहीं आया है उनके लिए मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। कुछ भाई पहले मेरे से ये कमेंट करते थे कि सर आप यूनिक से पढ़ाते हो, ठीक है। तो मैं आज उन भाइयों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि जो भाई मेरे से ये कहते थे ना कि यूनिक से पढ़ाते हो, मैं उन भाइयों को एक बात बताना चाहता हूं, क्या आप यूनिक की लैंग्वेज को भी समझ पा रहे हो? क्या आपने यूनिक को इतना आसान समझ लिया था कि यूनिक से कुछ होता ही नहीं है? दिमाग की बत्ती घुमा के रख देता है यूनिक, ठीक है ना। यूनिक के अंदर वो चीज़ें हैं, अगर कोई पढ़ने वाला हो ना, बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर, इतनी चीज़ें हैं, इतनी बातें हैं कि आप अपनी लाइफ के पर डे डेली यूज में होने वाली जो चीज़ें हैं, घटना है, अच्छे से मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। जो भाई कहते थे ना यूनिक यूनिक यूनिक, अपने आप में वजूद रखता है यूनिक भी, ठीक है। और ये देख रहे हो किस तरह का है, दिमाग की बत्ती गुल्ल कर देता है, सही है ना। यूनिक वाले भैया अब कमेंट करना कि यूनिक में क्या है क्या नहीं है, कुछ निकाल पाओगे ऐसे। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो मैं कोई, आप मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, मैं कोई घमंड वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। जो भाई ये कहते थे ना यूनिक से करा रहे हो, भाई यूनिक भी अपने आप में दम रखता है, ठीक है ना। देखो इसका जो सार है मैं पढ़ चुका हूं, यहां पे लिख चुका हूं हाईलाइट में, हाईलाइटर से। अब हमें इसका एग्जांपल देते हैं। अनिल और सुनील दो मित्र हैं। क्या हैं? दो मित्र, अनिल और सुनील। अनिल और सुनील के बीच क्या समझौता हुआ? अनिल ने कहा कि जब मैं, अनिल कह रहा है, अनिल ने कहा कि जब मैं आपको पैसा दूंगा, किसको दूंगा? सुनील को। अनिल जब सुनील को पैसा देगा तो सुनील अनिल की बिना राजी के पैसा खर्च नहीं करेगा, ठीक है।
लेकिन जब अनिल ने 1 लाख रुपया सुनील को दिए खर्च करने के लिए, किसमें खर्च करने अनिल ने बोला कि यह पैसे आपको घर बनवाने, मतलब कंपनी में यूज करना है। सही है, कंपनी में क्या करना है, यूज करना है। लेकिन सुनील ने क्या करा, और इसने बोला कंपनी में यूज करना है, 10 जगह यूज करना है इनका। किस जगह, 10 जगह यूज करना है, यानी 10 जो वहां पे जहां पे उपयोग जरूरत है वहां पे 10 जगह इन्हें खर्च करना है। लेकिन सुनील ने क्या करा, 1 लाख रुपए तो ले लिए, ठीक है, 1 लाख तो ले लिए, और इसने क्या करा, इसने जहां जहां इसका मन करा वहां वहां इसने खर्चा करा। और इनका समझौता क्या हुआ था कि जब आपस में अगर एक दूसरे से कोई कह देगा कि ये खर्चा वहां पे होना है तो वहीं पे होगा। अनिल कौन है, मालिक है। मालिक ने नौकर को पैसे दिए, ठीक है, और इस नौकर ने 1 लाख रुपए को, मालिक ने बोला था इन्हें अच्छी जगह खर्च करना है, या मालिक ने बता दिया कि आपको कार लेके आनी है या घर का सामान लेके आना है। सुनील जो नौकर था इसने भाई ना तो घर का सामान लिया, ठीक है, ना ही जरूरत के काम पूरे करे जो मालिक ने बताए थे, इसने अपने खर्चे में ले लिए और अलग काम इसने कर दिए। तो यहां पे इसने क्या बोला है, अनिल ने अपने खर्चे में सारे पैसे ले लिए। तो यहां पे क्या है, आपराधिक न्यास भंग हुआ है। और आपराधिक न्यास भंग कब है, सेक्शन 45 के द्वारा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात मेरी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आपराधिक न्यास भंग के आवश्यक तत्व, देखो ये ही तत्व हैं, ठीक है, 2, भाई वस्तु सौंपी गई हो और उसका स्वामित्व सौंपा गया हो, ठीक है ना, यही चीजें हैं, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ठीक है। आगे चलते हैं। आपराधिक दुर्विनियोग तथा आपराधिक न्यास भंग में अंतर। आपराधिक दुर्विनियोग और न्यास भंग अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब इनमें अंतर देखेंगे, ठीक है। आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यास भंग, इसमें अपराधी द्वारा संपत्ति संयोगवश प्राप्त की जाती है। संयोगवश मतलब क्या होता है, अचानक से, मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं तो, जैसे मैंने तुमसे कोई अपने दोस्त से किताब मांगी, उसके लिए का हम कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी करेंगे, अचानक ले लेंगे वो तो हम, कि भाई मुझे तुम्हारी किताब की जरूरत है, लो भाई किताब ले जाओ, और मैं उस किताब का गलत इस्तेमाल करूं या उसे बेच दूं, तो मैंने आपराधिक दुर्विनियोग करा है। और संयोगवश क्या है कि संपत्ति संयोगवश प्राप्त की जाए, मतलब उनकी सहमति तो थी, ठीक है, सहयोग से प्राप्त की जाए कि भाई लो अपनी किताब ले जाओ, मतलब आप मेरी किताब ले जाओ, इसका इस्तेमाल करो, लेकिन मैं उसका गलत इस्तेमाल करूं या उसे बेच दूं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, संयोगवश प्राप्त की जाती है, तत्पश्चात उसका दुर्विनियोग किया जाता है। उसकी सहमति थे तो प्राप्त हो गई, उसने तो दे दी बेचारे ने, लेकिन हमने क्या करा, उसका दुर्विनियोग करा। उसने तो कहा था कि भाई लो मेरी किताब पढ़ लो, और आपने क्या करा, आपने उस किताब को बेच दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें संपत्ति अपराधी को वैधानिक ढंग से न्यस्त की जाती है। वैधानिक ढंग से, देखो संयोगवश, संयोगवश क्या होता है, कभी कोई अपने दोस्त से हेल्प मांगता है तो क्या आप उसमें कानून और नियम कायदा लाते हो, आप कह देते हो जान की बाजी दे दूंगा, दोस्ती नहीं तोड़ूंगा, आपको जिस चीज की हेल्प चाहिए मैं दूंगा। दोस्ती होती है ऐसी, दोस्ती में कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं कि भाई मैंने तुम्हें किताब दी है, आप मुझे 10 रुपए पर डे के हिसाब से पैसे दो, कि ऐसा कभी किसी दोस्त ने बोला आपसे, नहीं बोला। आपने कभी किसी दोस्त से ऐसे बोला कि मेरी गाड़ी पे तो तुम बैठ रहे हो पीछे बाइक पे, लेकिन आपको 500 रुपये चार्ज देना होगा, 100 रुपये चार्ज देना होगा, 20 रुपये चार्ज देना होगा, ऐसे किसी ने बोला, नहीं बोला। तो ये क्या होता है, संयोगवश होता है। लेकिन वो आपके साथ फिर भी विश्वासघात करे तो वो क्या होता है, आपराधिक दुर्विनियोग, ठीक है। इसमें संपत्ति अपराधी को वैधानिक ढंग से न्यस्त की जाती है, यानी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, तथा बाद में उसका बेईमानी से दुर्विनियोग किया जाता है। मतलब संपत्ति, जो संपत्ति दी है कानूनी अधिकार के तहत दी है। भाई मालिक जो किसी नौकर को अगर अपने पैसे देगा तो भाई वैधानिक तरीके से देगा,
कि भाई मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूं और मेरे अकाउंट में जमा कर आओ, तो वो वैधानिक है, तो कानूनी है ना भाई, अपने नौकर को जमा करने के लिए दे रहा है, वैधानिक ढंग से दे रहा है। लेकिन नौकर उसे जमा ना करके अपने खर्चे के लिए इस्तेमाल करता, तो यहां पे आपराधिक न्यासभंग। ठीक है, जितना हाईलाइटर चला रहा हूं इतना ही याद करना है आपको ना। इसमें दुर्विनियोग की जाने वाली संपत्ति केवल चल संपत्ति हो सकती है। दुर्विनियोग किसका होता है? चल संपत्ति का। जो चल संपत्ति क्या होती है? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। इसमें संपत्ति का चल या अचल कोई भी हो सकती है। ठीक है, इसमें संपत्ति कैसी हो सकती है? चल भी हो सकती है, अचल भी हो सकती है। अपराधी को संपत्ति का कब्जा। अब देखो चल अचल में क्या होगा, जैसे आपको घर में कोई ये कह दे कि भाई हमारे घर में जो है बिजली का तार सही करके आना है, और ये लो 500 रुपये। आप उसके घर पे गए, आप बिजली का तार ठीक नहीं करके आए, आपने कुछ जेब में आधे पैसे डाले और उल्टे सीधे तार लगा के भाग गए, तो आपने क्या करा है? भाई तार लगाना तो अचल संपत्ति है, कोई तार ऐसा थोड़ी है कि मतलब बिजली को हम उठा के कहीं और ले जाएंगे, तो उसने अचल संपत्ति की ऐसे भी क्या हो जाती है? चोर, मतलब दुर्विनियोग। ठीक है ना। अपराधी को संपत्ति का कब्जा किसी भी प्रकार से प्राप्त हो सकता है। अपराधी को उसको सहमति से भी प्राप्त हो सकता है और बिना सहमति भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इसमें संपत्ति अपराधी के हाथ में न्यासी रूप में आती है। न्यासी यानी कानूनी रूप से आती है। इसमें सहमति किसी भी प्रकार से प्राप्त हो सकती है और इसमें सहमति से आती है। ठीक है, संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के अपराधी को दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मतलब इसमें अपराधी जो ये व्यक्ति है, इसको किस तरह का वो दिया जाएगा? 2 वर्ष तक की सजा। देखो पहले मैं इसे हाईलाइटर कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा बाद में। संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के अपराधी को दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, आपराधिक न्यास भंग के अपराधी को दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। या में दोनों का मतलब क्या होता है, ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी। देखो मैंने एक वीडियो डाली थी, महत्वपूर्ण वीडियो आईपीसी, मतलब मैंने डाला था महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन फॉर आईपीसी। आईपीसी की जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी उसमें मैंने आपको ये बताया था दंड कितने प्रकार के होते हैं। एक कठोर दंड होता है, एक साधारण दंड होता है। ठीक है, आपको उनमें से किसी भी प्रकार का दंड मिल सकता है। दूसरा, यहां पे जो ये बोलते हैं दोनों से, या तो आपको जुर्माना जुर्माना दोगे, जुर्माना यानी पैसे दोगे, या आपको सजा हो सकती है। दोनों का मतलब है आपको पैसे भी देने हैं और सजा भी होनी है। तो ये होता है दोनों से। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करके हमें ज्यादा से ज्यादा बताएं। होता क्या है कि आप जब कमेंट करके हमें बताते हो तो हमारा जो मनोबल, मेरा जो मनोबल बढ़ता है। जब मेरा मनोबल बढ़ता है, मेरा मन लगता है आपके लिए वीडियो लाने के लिए, और मुझे और कॉन्फिडेंस हो जाता है कि जिस प्रकार मैं अपने छोटे बड़े भाई बहनों को समझाना चाहता हूं वो उस भाषा को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। जब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो मैं आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है ना। और आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन घंटी को नहीं दबाया है तो भाई लाल बटन को दबा लो, सब्सक्राइब जहां पे लिखा हुआ है, और बेल आइकन घंटी को दबा लो। आपकी जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है ना। और अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा यह बताओ कि आप LLB वाले बच्चों के लिए एक स्पेशल YouTube चैनल बना है जिसपे LLB के प्रॉपर कंटिन्यू सेमेस्टर वाइज पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है ना, सही है ना। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी छोटे बड़े भाई बहन कमेंट करके बताओ आपको हमारी वीडियो से कितना लाभ हो रहा है, आपको कितनी समझ में आ रही हैं। अगर जिस दिन आपका जवाब एक भी ये होगा ना कि सर आज कम समझ में आया है, उस दिन मैं आपको और बेहतरीन समझाने की कोशिश करूंगा। शायद मैं ही
ये सोचता हूँ कि जो मैंने समझाया है वो अच्छा है, इतना ही सफिशिएंट है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सर ये बातें आप मतलब मेरी लैंग्वेज आपकी समझ में आती है, आप मेरी बातें आपकी समझ में आती हैं, या मेरी कोई बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आगे से मैं उन शब्दों का, उन बातों का और उस तरीके का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर। मैं आपके साथ हूं, आप कड़ी मेहनत करो। जय हिंद, जय भारत।